चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सुमीर जी से शुरू करते हैं। बताइए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आ हो सकता है मैंने गलत समझा हो। आपने यम नियन आसन प्राणायाम प्रत्याहार का समझाया। बिल्कुल। बात बिल्कुल समझ आती है कि हमें एक्सरसाइज करते रहे आसन पे, या अष्टांग योग, वो सब समझ आता है। लेकिन मुझे औषधि और बीमारी प्रत्यक्ष हो जाती है छठे घर में, औषधि चौथे घर में है। जब तक बीमारी का पता नहीं चला तो औषधि पहले कैसे है? तीसरा में पता चालू होती भगवान ने मनुष्य को जब बनाया तो इस पूरी धरती लोक की सबसे अनुपम रचना बनाया। इससे ज्यादा बेहतर क्रिएटिविटी हो ही नहीं सकती थी। इमेजिन ही नहीं किया जा सकता कि मनुष्य से भी ज्यादा बेहतर संरचना किसी की भी जीव की हो सकती है। परमात्मा जानता था कि जैसे ये बंदा धरती लोक पे पहुंचेगा, कोई भी एक्स वाई जेड, उसको जीवन में परेशानियों का, मुसीबतों का, बीमारियों का, शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा। तो एक डिफेंस मैकेनिज्म बना करके ही भेजा हुआ है। जैसे जब भी आप अच्छे डॉक्टरों से मिलते हैं, वो कहते हैं हमारी बॉडी में ही एक मैकेनिज्म बना हुआ है हमारी बीमारियों से फाइट करने का। यानी हमारे शरीर के साथ ही बीमारियों के अगेंस्ट फाइट करने का मैकेनिज्म भगवान ने बना के भेजा हुआ है। बीमारी तब आएगी जब फोर्थ हाउस डिस्टर्ब होगा। ये चीज को समझ लीजिए। अगर फोर्थ हाउस डिस्टर्ब नहीं है तो बीमारी के आने की संभावना भी नहीं। फर्स्ट हाउस हमारा ब्रेन है, फोर्थ हाउस हमारा मन है। अगर हम ज्योतिष के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ये चतुर्थ दशम संबंध है। यानी लगन से फोर्थ हाउस तक गिनेंगे तो 4 नंबर आएगा, और चौथे से लगन तक गिनेंगे तो 10 नंबर आएगा। इसे ही चतुर्थ दशम संबंध कहा गया है। यानी लगन का और फोर्थ हाउस का चतुर्थ दशम संबंध है। शरीर कहाँ है हम? क्योंकि बीमारी तो शरीर में ही आएगी ना। शरीर तो पहले भाव में है। आप समझिए, बड़ा जनरल सा, चौथा भाव सुख है और 10वां भाव हमारा कर्म है। और हम लोग, हर इंसान इस धरती पर जब वो आता है तो उसको कर्म तो करना ही पड़ता है। कितना भी नालायक आदमी, उसको कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म अभिन्न है, इसको अलग करके नहीं देखा जा सकता। पर जैसे ही वो चौथे भाव में डिस्टरबेंस क्रिएट होगी, कर्म में गड़बड़ होगी, और लगन यानी कि शरीर में गड़बड़ होगी। पहले भाव को हम ब्रेन से देखते, हम रिलेट करते हैं ना कि पहले भाव, यानी हम कहता हूं मैं अक्सर, ये आपका ब्रेन फर्स्ट हाउस है। और फर्स्ट हाउस ब्रेन को कंट्रोल करने की ताकत हमारे श्वास में होती है, हमारी सांसों में होती है। सारा विज्ञान, श्वासों का विज्ञान, जो चौथे भाव से संबंध रखता है, उसी के पास ताकत है ब्रेन को कंट्रोल करने की। और ब्रेन के पास ताकत है पूरे शरीर को कंट्रोल करने की। आप इसको डॉट को कनेक्ट करेंगे तो आप इस सूत्र को बड़े प्यार से समझ जाएंगे कि भगवान ने छठे भाव से भी पहले चौथा भाव क्यों बना दिया। चौथा भाव में क्यों और क्यों है? भगवान दो तरह के संदेश दे रहा है। ऋषि आपके दो तरह के संदेश दे रहे हैं आपको, केवल एक तरह का संदेश नहीं है कुंडली में। दो संदेश है। पहला, अगर आपने गड़बड़ की तो ये होगा। दूसरा, अगर गड़बड़ हो गई है तो क्या करें। दोनों बातें बता दी उन्होंने। अगर हम किसी भी का तरह से
हम अपने श्वास पर कंट्रोल करना सीख जाएं, हम अपने श्वासों के द्वारा या इस श्वासों के विज्ञान को समझ जाएं, तो जितनी भी प्रकार की एंजाइटी है, जितने भी प्रकार के फियर हैं, जितने भी प्रकार का अग्रेशंस हैं, जितने भी प्रकार के बिहेवियरल इश्यूज हैं, ये सारे के सारे डिसॉल्व करने की पावर अकेला फोर्थ हाउस रखता है। जो व्यक्ति श्वास के साथ खेलना जानता है, उसको अच्छे से कंट्रोल करना जानता है, उसका ब्रेन शांत मिलेगा। फोर्थ हाउस कामनेस है। दो चीजें होती, जब भी हम काम करते हैं ना, तो हमें एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी हम सभी के पास है। भगवान ने हम सभी को एक जैसा ब्रेन दिया है, किसी को अलग ब्रेन नहीं दिया, सबको एक जैसा ही ब्रेन दिया है हमें। आपकी जन्म पत्रिका में लगन उस बात को दिखाता है कि भाई ये ब्रेन कैसा, जो एक जैसा है, पर परिस्थितियां उस ब्रेन की सबकी अलग अलग थी। किस घर में पैदा हुआ, किस खानदान में पैदा हुआ, उसको माँ बाप से क्या शिक्षा मिली, उसको डीएनए के रूप में क्या मिला, उसको गुरु कैसा मिला, उसको टीचर कैसा मिला, उसको एटमॉस्फेयर कैसा मिला। ये ब्रेन की सिचुएशन है, जिसे हम कहते हैं ये ब्रेन को जो है एक तरह से डेवलप कर रहे हैं अपने हिसाब से। इसलिए आपने देखा होगा ना, हम पुराने लोग, अच्छा भाई तुम कौन हो, अजी पंजाबी हैं, तो तुरंत समझ जाएगा समझदार आदमी है और कर्मठ आदमी है। दो गुण है इस आदमी में, ये समझदार भी है और कर्मठ भी है। इसको धंधा करने में शर्म नहीं आएगी, ये नहीं सोचेगा छोटा धंधा क्या और बड़ा धंधा क्या। वो कहता पैसा कैसे आएगा, ये मुझे समझाओ। एक नंबर से पैसे की बात करो, दो नंबर की बात नहीं कर रहा, इसको गलत नहीं लेना है। एक नंबर से पैसा कैसे कमाया जा सकता है। वो कहता है यार यहाँ पर फड़ी लगा ले, तेरे घर के बाहर समोसे बेचना शुरू कर दे। वो भूल जाएगा कि मैं ग्रेजुएट हूँ, वो तुरंत लगा लेगा और वो कमाना शुरू कर देगा। उसको आइडिया समझ में आना चाहिए, अगर वो आइडिया काम कर गया, वो सारी जिंदगी उस फड़ी से काम चला देगा। तुम कौन हो, मैं बनिया हूं। बनिया इसका मतलब व्यापार करना आता है। ये क्यों ऐसा है, कभी हमने सोचा है। ये कौन है, पंडित है। अच्छा तो समझा दोगे समझ जाएगा, समझा दोगे तो समझ जाएगा, इसको खोपड़ी में आ जाएगा। क्योंकि वो ब्रेन ऐसा बन के आया है, क्योंकि वो एक स्पेशल कास्ट में, एक स्पेशल एजुकेशन सिस्टम के तहत, एक स्पेशल संस्कार के तहत उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है। आपकी कुंडली दिखा रही है लगन कि आपका ब्रेन कैसा है। लग्नेश दिखा रहा है कि ब्रेन की सिचुएशन क्या है। ब्रेन की सिचुएशन का मतलब उसका एटमॉस्फेयर कैसा है। जब हमारा ब्रेन का एटमॉस्फेयर बिगड़ता है, तो उसको सुधारने की कैपेसिटी एक ही विज्ञान रखता है, वो है फोर्थ हाउस, वो है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है, प्राणायाम टूल है, एक टेक्निक है श्वासों को समझने की, श्वासों को कंट्रोल करने की। ज्योतिष को मैं महाविज्ञान क्यों बोलता हूं, इसलिए नहीं कि ये प्रेडिक्टिव साइंस है, बल्कि इसलिए इसमें दुनिया का समस्त ज्ञान समाया हुआ है। इससे बाहर कोई ज्ञान है ही नहीं। अगर हम निष्पक्ष होकर के ज्योतिष की स्टडी करें, तो हम कहेंगे इससे बड़ा ज्ञान इस धरती पे नहीं आया, हुआ ही नहीं है। इसलिए नहीं कि ये भविष्य बताता है, बल्कि इसलिए कि ये प्रेजेंट को समझाता है। प्रेजेंट में हम ऐसे क्यों हैं, हमें क्यों एक छोटी सी बात किसी ने बोल दिया, हमें गुस्सा आ गया, तेरी ऐसी कम तैसी, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, और हम रिवेंजफुल बन गए, हम एकदम से एक्शन मोड में आ गए। अरे क्या डिस्टर्ब हो गया, उस व्यक्ति ने डिस्टर्ब नहीं किया, यू आर ऑलरेडी डिस्टर्ब। क्योंकि आपकी श्वास लेने की टेक्निक डिस्टर्ब है। जब आपका श्वासों का पैटर्न बिगड़ता है,
तो आपके ब्रेन के पैटर्न्स बिगड़ते हैं। हम सभी लोग आईक्यू लेवल की बात करते हैं, पर हम इंट्यूशंस की लेवल की बात क्यों नहीं करते? जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ बने, सब बड़े बड़े राइटर्स ने इंट्यूशन के तहत ही वो सब लिखे। तुलसीदास जी तो कोई पुरानी बात नहीं है। वाल्मीकि जी तो चलो, कोई कहता है 5,000 वर्ष पहले हुए, कोई कहता है 6,000 वर्ष पहले। तुलसीदास जी तो अभी की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। आज भी बनारस में उनका घर है, तो सोचो इतने ज्यादा साल नहीं हुए। उन्होंने रामचरितमानस लिखी, कविताएं तो लिखी, कविता के माध्यम से ग्रंथ बना। कैसे लिखा? जब वो लिखते थे कैसे लिखते थे, हमें विचार करना होगा, क्योंकि वो तो मेडिटेशन की अवस्था में होते थे। भक्ति की जब पराकाष्ठा पहुंच जाती है, जब भक्ति बहुत डीप सेंस में पहुंच जाती है, वो भी एक मेडिटेशन की अवस्था है। जब व्यक्ति को लगता है मैं और मेरे भगवान के अलावा इस संसार में कुछ है ही नहीं, और उसको ऐसा लगता है हनुमान जी बैठे हैं मुझे बता रहे हैं, बताओ। अगर आम आदमी सोचेगा तो क्या सोचेगा, यार क्या पगलेटपना है, हनुमान जी वहां बैठे हुए हैं और उनको समझा रहे हैं और वो लिख रहे हैं। आज भी वो मंदिर है, आज भी वो स्थान है, बनारस में जाकर के देखो। कहते हैं रामचरितमानस की रचना हुई यहाँ पर। आपके सामने एग्जाम्पल है। एक भक्त कैसे सोचता है, उसका ब्रेन कैसे काम करता है, एक साइंटिस्ट कैसे काम करता है, एक डॉक्टर कैसे काम करता है, एक एस्ट्रोलॉजर कैसे काम करता है। अगर हम इनकी स्टडी करें तो आप हैरान हो जाओगे। लगना थ्योरी से ज्यादा बढ़कर के बेस्ट और परफेक्ट थ्योरी नहीं है ब्रेन को समझने के लिए। आप ब्रेन से रिलेटेड जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लीजिए, आपको लगन से बाहर कोई चीज ऐसी नहीं मिलेगी कि ब्रेन वाले ने, कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो इस दुनिया का, कि उसने लगना थ्योरी से ऊपर उठ करके कुछ नया लिख दिया हो। नो एंड नेवर, नो एंड नेवर। चौथा भाव में हीलिंग पावर छिपी हुई है। अगर गलती से जिसे गुरु नहीं मिले हैं, जिन्हें श्वास का महत्व तो नहीं पता है, जिसे प्राणायाम का महत्व नहीं पता है, जिन्हें नहीं पता सुख कहां पर निवास करता है। हम कहते हैं सुख कहां मिलता है, सुख तो चौथे भाव में मिलता है भाई। पर ये कोई रखी हुई जगह जहां से हम जाके ले लेंगे? इट्स ए टेक्निक। हम अपनी बॉडी की हीलिंग पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं? इट्स ए टेक्निक। जब हम मन से दुखी होते हैं तो कैसे होते हैं, अपने व्यवहार को चेक करें। जिस दिन हम मन से खुश होते हैं उस दिन कैसे होते हैं। एक व्यक्ति जब मन से खुश होता है ना, उसको आप थोड़ी सी गाली दे के देखो, या तो रिएक्शन आएगी नहीं, या वो इग्नोर यू, वो आपको इग्नोर करेगा। क्यों? क्योंकि वो कहता है मुझे दिमाग नहीं खराब करना इस आदमी के साथ। वो क्या कहता है? मुझे अपना दिमाग खराब नहीं करना इस आदमी के साथ। क्योंकि सुख की अवस्था उसे बार बार कहती है दिमाग खराब नहीं करना। पर अशांत मन क्या करता है? दिमाग ही खराब करता है ना, और कुछ करता है? सोचिए कि चौथे का पहले से कनेक्शन कितना शानदार कनेक्शन है। चौथा डिस्टर्ब तो दिमाग खराब। कोई ये कहता है जब दुखी हो, यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है यार, बस तू मेरे से कोई बात मत पूछ यार, कोई बात मत कर यार। उसको हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। प्राणायाम को हम बहुत सोचते हैं बाबा रामदेव का है। वो नहीं भाई, ये तो प्रभु ने बना के भेजा हुआ है। अष्टांग योग जब हम पढ़ते हैं, कुछ नहीं तो कल्याण वालों की बड़ी अच्छी अष्टांग योग पुस्तक लिखी हुई है, पढ़ो। और बिहार योगा स्कूल है, उन्होंने बड़ी शानदार बुक्स लिखी हैं, इंग्लिश में लिखी हैं, पढ़ो। और केवल पढ़ना नहीं है, डू द प्रैक्टिस योर सेल्फ। प्रैक्टिस करो।
थोड़ा समझना है, प्रैक्टिस ज्यादा करना है, थोड़ा समझना है, प्रैक्टिस ज्यादा करना है। जैसे डॉक्टर कहता है ना, जितना खाना खाना है उसको पचाने का ज्यादा प्रयास करना है कि पच जाए, और इतना ज्यादा खाना ही नहीं कि पचाने में दिक्कत आए। अगर खाओगे कम और बचाओगे बढ़िया, तो आप कभी बीमार नहीं हो सकते। इसलिए जितना सीखो उससे ज्यादा प्रैक्टिस करो उस चीज की, आपको कभी दिमाग में नेगेटिव पॉइंट नहीं आएगा। एग्जाम के लिए बच्चे क्या करते हैं, कभी बच्चों को देखो, वो क्या करते हैं, वो करते हैं बार बार रिपीटिशन, बार बार रट्टा मार रहे होते हैं ना। अरे रट्टा मारो, ये फार्मूला आएगा, वो फार्मूला आएगा, और हम कितनी बार उसको रट्टा मारते हैं। हु इज इंटेलिजेंट बॉय? अरे जो सबसे ज्यादा रट्टा मार लेता है वो इंटेलिजेंट बॉय माना जाता है, क्योंकि उसने इतनी बार रट्टा मार लिया, उस फार्मूले को इतनी ज्यादा समझ लिया। एग्जाम में जब आता है वो बड़े प्यार से लिखता रहता है, मुस्कुराता हुआ। और जिसने रिपीट नहीं किया उसका क्या हाल होता है, वही तो टेंशन में आता है कि अब मैं क्या करूं। तो ये ब्रेन का एक नेचर है। हम अगर ब्रेन की साइंस को अगर हम समझना चाहें, तो हमें लगन की साइंस को समझना पड़ेगा, लगन का महाविज्ञान समझना पड़ेगा। लगन का चौथे से क्या कनेक्शन है, चौथे का लगन से क्या कनेक्शन है, लग्नेश जहां पर बैठा है चतुर्तेज वहां से कितनी दूरी पे बैठा है, क्या वो इंटरकनेक्टेड है? अगर वो इंटरकनेक्टेड नहीं है, या वो दोनों फंसे पड़े, उस इंसान का बहुत बुरा हाल होता है। उसको कोई समझा नहीं सकता। उसको बहुत सारे लोग होते हैं ना हमारे आसपास, कहते हैं समझाना बेकार है यार, इसे बात ही मत करो। अरे यार, कोई भी इंसान इस संसार में दुखी होने के लिए नहीं आया। कोई व्यक्ति मुसीबतें मोल लेके नहीं आता है। हम कभी भी बीमारियां खरीदने के लिए मार्केट में नहीं जाते, पर खरीद के मार्केट से ही लेके आते हैं, ये ध्यान रखना। जाते मार्केट इसलिए नहीं कि हम बीमारियां खरीद के लेके आएंगे, पर खरीद के वहीं से लेके आते हैं। जब हम मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं चीजों का, तो हमें पता चलता है बहुत सारे हमारे आसपास के लोग वो अपने होश की स्थिति में भी नहीं है। उनको आप ये बात समझाओ, ये क्या बात करता है, ऊपर से निकल जाएंगे। बहुत सारे हमारे YouTube देखने वाले जो भाई बंद होते हैं, वो मेरी इन बातों को सुन के कहेंगे, अरे यार कुछ नहीं, 70% तो बंदा बकवास कर गया। ज्योतिष का क्या समझाया इस आदमी ने? इस आदमी ने कुछ नहीं समझाया ज्योतिष में। इसने सिवाय सिर्फ बात की है। यही बात नहीं हो रही है देश के अंदर ज्योतिषियों के द्वारा, इसलिए ज्योतिष नहीं समझा जा रहा है। और जो ये आने वाली ऑनलाइन पीढ़ी है, ये सबसे ज्यादा डेंजरस होने वाली है आगे आने वाले समय, क्योंकि इनके पास ही डेप्थफुल नॉलेज नहीं हो। जब तक ज्योतिष को जीवन के साथ जोड़ के नहीं देखेंगे, बात तो हम जीवन की कर रहे हैं, पर हमारा दिमाग उलझ गया है टोने टोटकों में, उलझा हुआ वहां पर पड़ा हुआ है। दिमाग उलझ गया चमत्कारों में, दिमाग उलझ गया कहीं और। ये तो वही वाली बात हो गई, दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए आपको एक ऐसा टुकड़ा फेंक दिया गया जिसको लपकने के लिए हम सभी दौड़ रहे हैं, जिसका रेमेडी से कोई लेना देना ही नहीं है। जो रेमेडी ऋषियों ने लिख करके भेजी हुई है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं है। किसी को अगर आप पैसा लेकर के ये कह दो कि प्राणायाम क्या कर, डेली प्राणायाम कर 2 बार, ये रेमेडी बताइए। यही बात तो रामदेव कह रहा है अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए। हैं, पंडित जी उससे ज्यादा इंस्पायर है, इसलिए बोल दिया होगा प्राणायाम करा कर। पर जब आप किसी को समझाओगे फोर्थ हाउस इज क्योर, और उसमें प्राणायाम है, तो उसको समझ में आएगा। सबसे फास्टेस्ट रेमेडी है प्राणायाम। अगर कभी भी दिमाग में अनबैलेंस हो, नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब ब्रेन ज्यादा काम कर चुका है। वो इतना नहीं काम करना चाह रहा था, तुमने बहुत ज्यादा करवा दिया। और 90% वेस्टेज ऑफ थॉट्स,
90% ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे थे जिनका आपके लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं था। ओवर बर्डन कर दिया आपने उस ब्रेन को। अब ओवर बर्डन कर तो दिया, उसको रिलैक्स कौन करेगा भाई। वो कहते हैं ना, हमारा जो ब्रेन काम करता है वो चार जगह, चार तरह से काम करता है। या तो हम फाइट मोड में चले जाते हैं, या हम फ्लाइट मोड में चले जाते हैं, या हम फ्रीजिंग मोड में चले जाते हैं कि बाद में कुछ भी नहीं करना, हमें करना ही नहीं, फ्री हो जाते हैं। जब आप लग्नेश को समझेंगे कि लग्नेश कहाँ गया। हम क्यों कहते हैं कि लग्नेश छठे में भाव में चला जाए अच्छा नहीं। उस आदमी के लिए लग्नेश छठे में अच्छा नहीं है जो कभी ब्रेन को नहीं समझ पाया। अगर वो अपने लग्नेश को समझ जाए, लग्नेश के विज्ञान को समझ जाए, तो लग्नेश छठे में जिसका है उससे बड़ा ऊंचा आदमी कोई बन ही नहीं सकता। हम क्यों कहते हैं लग्नेश अष्टम में चला जाए अच्छा नहीं है। ये उस आदमी के लिए अच्छा नहीं है जिसको चौथे भाव का विज्ञान नहीं समझ में आया। जिसको चौथे भाव का विज्ञान समझ में आ गया, अगर लग्नेश अष्टम में और अगर वो चौथे भाव पे काम कर गया बंदा, बेस्ट की है उसके लिए, सक्सेस के लिए। अब आप कहोगे जी आपके पास क्या लॉजिक है। अरे चौथे से अष्टम को गिन के देख लो, कितना नंबर आता है। गिनो चौथे से अष्टम, 5। 5। और जीवन की खुशी कहां छिपी हुई है। फोर्थ हाउस आपका सुख है, और जीवन का आनंद पंचम है। पंचम कहता है दुख आए ही ना तो इसके लिए क्या करें। चौथा तो कह रहा है चलो पहली बात ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, पर इस संसार में आए हो तो डिस्टर्ब होगा ही होगा, कोई ना कोई आके तुम्हारा डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। तो आप प्राणायाम कर लो, श्वास के विज्ञान को समझ लो। पर अगर कोई कहे ना जी ना, ये तो मैं चाहता हूं कि होना ही नहीं चाहिए, दिमाग ही खराब नहीं होना चाहिए, मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूं, मैं हमेशा हैप्पी रहना चाहता हूं। पंचम भाव जो हैप्पीनेस का भाव है, वही तो प्रेम का भाव है। इस संसार में सबसे पूछो किसे प्रेम नहीं चाहिए। हर आदमी का मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। कोई कहता है मुझे प्रेम नहीं चाहिए, मुझे हेट चाहिए, मुझे घृणा चाहिए। हर कोई कहेगा जितने लोग मुझे ज्यादा प्रेम करेंगे मैं उतना ज्यादा खुश हो जाऊंगा। और कितने ज्यादा लोग आपके करीब आना पसंद करेंगे, जितना आप प्रेम करने की कला को जानते हो। प्रेम करने की कला पंचम भाव सिखाता है, और अष्टम तो चतुर्थ से पंचम है। तो लग्नेश अष्टम में जाकर के खराब कैसे हो गया। पिछली क्लास में मैंने बोला था नलायकों, नलायक आदमी के लिए जो तुम बोल दोगे वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पर अगर कोई होश पूर्वक आदमी है वो तुम्हारे सारे चार्ट, सारे सूत्र बिगाड़ देगा आपके ज्योतिष के। ये सूत्र जब तक ही काम कर रहे हैं जब तक आपके सामने आपका क्लाइंट सोया हुआ है, तो ज्योतिष का हर सूत्र काम कर जाएगा। अगर कोई कर्मठ योद्धा मिल गया, सारे सूत्र फेल कर देगा। जिसका सबसे ज्यादा इस बात पर जोर है कि मैं कर्म को कुशलता पूर्वक कैसे करूं, जो समझता है इस साइंस को कि आपकी जन्म पत्रिका सिर्फ सिचुएशन दिखा रही है, आपका ये कार्मिक कोड है। आपकी कुंडली में जो 12 राशियां हैं वो कार्मिक रिकॉर्डर के रूप में बैठी हुई हैं। वो तो हमें ये बता रही है देखो बच्चे, तुम जब जाओगे धरती लोक पे तो तुम्हें ऐसी ऐसी सिचुएशन मिलेगी। अगर केतु चौथे भाव में है तो तुम्हें एक सिचुएशन मिलेगी, तुम्हारी मदर के साथ दिक्कत आएगी, तुम्हारी मदर की जो मैरिज लाइफ अच्छी नहीं होगी, मरीज को, आपकी मदर को बहुत ज्यादा टेंशन में रहेगी वो।
उसका ना दाम्पत्य जीवन सुखी होगा और ना वो बड़ी खुश रह पाएगी अपने जीवन में। पर लॉन्जेविटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, और उसको घुटनों की तकलीफें रहेगी, उसको एसिडिटी की समस्या रहेगी। ये क्या है? दैट्स ए सिचुएशन। ये सिचुएशन है ड्यू टू द पास्ट कार्मिक। पास्ट कर्मा के कारण एक सिचुएशन मिल गई। अब किसी का केतु चौथे में, उसको करना क्या है? यही तो हमें समझना है। इसका गहरा विज्ञान चौथे में घुसा हुआ है। पंचम क्या कहते हैं हम? पंचम में मंत्र पद, मंत्र चांटिंग। पर जब हम गलत भावना से मंत्र चांटिंग कर रहे हैं, अगर हम मंत्र की सही प्रैक्टिस करें, सही अभ्यास करें, तो पांचवा भाव छठे का लॉस हाउस है। छठे नंबर से 5 नंबर तक गिन के देखो आप, 12 आता है, और 12 लॉस हाउस है। अगर आपने जप किया, अगर आपने मंत्र चैंटिंग किया, तो छठे भाव का लॉस हो जाएगा। तो बीमारी कहां से आ रही थी? बीमारी तो छठे से आ रही थी, और आपने मंत्र चैंटिंग करके क्या करा? उसका लॉस कर दिया बीमारी का। अब बीमारी कहां से आएगी बताओ? ये है सीक्रेट हमारी ज्योतिष में, हमारे जन्मपति में। मंत्र इतना बड़ा महाविज्ञान है। हम सोचते हैं कि कोई देवता ही प्रकट हो जाएगा मंत्र जाप करने से, या जैसे हमने नाटकों में देखा है कि कोई शक्ति आ रही है, कोई ऊपर से आ रही है, कोई लाइट आ रही है, कोई पीछे से आ रही। वो हमने भी मान लिया कि हम मंत्र करेंगे ऐसा ही होगा कुछ, क्योंकि गुरु ने नहीं समझाया। गुरु का मतलब कौन? जो अनुभवी व्यक्ति है वही गुरु है। जो साधना से गुजर चुका है, जिसके पास ऑलरेडी साधना का अभ्यास है, वही जानता है ना कि इसका असर कब आएगा, कब नहीं आएगा। एक नया साधक कैसे सोचता है, एक नए साधक के दिमाग में किस तरह के विचार आते हैं, वो सब चीजें उसको डिस्क्राइब कर सकता है। समझ गए सुधीर, सुमीर जी? जी। थैंक यू मिल गुरु गया जी। क्वेश्चन का आंसर? हाँ जी, बहुत अच्छी तरह मिल गया। मैं डॉट्स क्लियर नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब समझ आ गया हाउ एवरीथिंग इज रिलेटेड, तो ये प्रॉब्लम है। हाँ थैंक यू बस, गुरु। पर ऐसा है, अगर ऐसे ज्योतिष पढ़ाने लग गए ना हर क्लास में, सुमीर जी सब भाग जाएंगे। बट है ये, ऐसा जब ऐसा करने वाले जब भी कहाँ है? है इसको आप सत्संग मान लीजिए, ज्ञान विज्ञान मान लीजिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बाकियों का मैं कुछ कह नहीं सकता। बिना बिना परंतु सर ऐसे ज्योतिष का ही फायदा है जीवन में। बिना डेप्थ में गए, जब तक जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं ज्योतिषी हूं, और उसे ज्योतिषी होने का, और ज्योतिष है क्या, जब तक उसे खुद को नहीं पता चलेगा, वो क्या ज्योतिष बताएगा? आप सोचिए, इन सूत्रों का करोगे क्या? ज्योतिष का सूत्र 1 सेकंड में 2 कौड़ी का सूत्र हो जाता है, अगर प्रिडिक्टिव आपको साइंस बन डेप्थ के नहीं रह पता। गया सिर्फ। बस भविष्य बता दो, लेकिन कोई ज्ञान में जाना नहीं चाहता, या रीजनिंग नहीं समझना चाहता। नहीं 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 सुमीर जी, अगर ज्योतिष की मनोदशा खुद की ठीक नहीं है, उसका खुद का दिमाग नहीं सही स्थिति में है, वो कैसे ज्योतिष की प्रिडिक्शन कर देगा? और प्रिडिक्शन कैसे ठीक हो जाएगी? जी ये समझ में नहीं आता, हो ही नहीं सकता। अच्छा, क्या आप मुझसे बिल्कुल पूछो, सही कहते हैं। आप मुझसे पूछो कि गुरुजी, आप कहते हो मुझे 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, कोई एक रेमेडी बता दो जो काम करती है। तो आपको पता है कौन सी वो रेमेडी होगी जो काम करेगी, जो मैं बताऊंगा? ये वो रेमेडी होगी जिसको मैंने जीवन में सबसे ज्यादा बार किया होगा। कौन सा मंत्र आपके लिए काम करेगा? जो मंत्र मेरा अनुभव का मंत्र होगा, अगर मैं वो दूंगा तो वो काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। अच्छा, जो मंत्र मैं दे रहा हूं, अगर प्रताप जी वो मंत्र दे, काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, अगर प्रताप जी को उस मंत्र के जपने का अनुभव नहीं है। नहीं काम करेगा, बिल्कुल नहीं काम करेगा। वो लाखों को चीख चीख के बता ले, काम ही नहीं करेगा।
इसलिए ज्योतिषी का अनुभव क्या है? स्वयं का अनुभव। अभी तो आप मेरे अनुभव को ले रहे हो, इससे आगे की यात्रा चलेगी। आपका अनुभव क्या है? जब मैं कहूंगा कि मुझे भूल जाओ, अपने अनुभव से देखो, आपके अनुभव में क्या आ रहा है। वो होगा ज्योतिष, वो होगा सच्चा ज्योतिष। जब आप अपने हिसाब से सूत्र डेवलप करोगे तो आपको समझ में आएगा, अरे हाँ ये चीज तो ऐसे। ज्योतिष है क्या? जैसा समझो वैसा ही ज्योतिष होता है। जैसा उसको समझ में आ जाए उसके हिसाब से वही ज्योतिषी है। हमारे यहाँ क्लास में कई लोग आते थे, आचार्य जी देखो ऐसा है, हम तो ऑलरेडी ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम तो प्रैक्टाइज्ड हैं, ज्योतिष तो हमें आता है, थोड़ा फाइन टच चाहिए बस, आप फाइन टच करवा। और जब वो हमारी क्लास में होते हैं, एक दो क्लास कभी कभी जब डेप्थ में चली जाती, वो कहते हैं हे भगवान मैं क्या कर रहा था अभी तक। आके कहते हैं गुरुजी ज्योतिष तो मुझे आता ही नहीं था, मैं तो वहम में जी रहा था कि ज्योतिष, ये तो सब मुझे पता ही नहीं था, ज्योतिष ये होता है। कि रेमेडी तो कुंडली खुद बता रही है। हर भाव को अगर आप डिटेल में जाओगे, हर भाव आपको प्रॉब्लम भी दे रहा है और रेमेडी भी दे रहा है साथ साथ। जो हम भोजन खाते हैं सही तरीके से अगर हम भोजन खाएं, अगर भोजन के साथ जीवाणु जा रहा है अंदर, तो उस जीवाणु को मारने वाला तत्व भी भोजन के साथ ही है। दिक्कत उसी को आएगी जो बेपरवाह, दिमाग का बिना उपयोग किए अपने शरीर को अब्यूज करता है। वो उसका रोग प्रकट होगा ना। रोग दो ही तरह से प्रकट होते हैं। पहला पास्ट लाइफ कर्मा, और दूसरा अपनी अज्ञानता। तीसरा कोई कारण ही नहीं है। कोई पास्ट लाइफ में कर्मा ही ऐसा हो भाई ये तो होगा, उसको तो कोई ज्योतिषी नहीं बचा सकता। अगर कोई मंत्र की प्रैक्टिस डेली करता है, अगर कोई मेडिटेशन की प्रैक्टिस करता है, तो मतलब ही नहीं होता रोग पैदा हो जाए। आप कभी किसी न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर से बात करो जो बड़ा अनुभवी हो, बूढ़ा होना चाहिए, जवान न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर नहीं। न्यूरोलॉजी का डॉक्टर बूढ़ा पकड़ो कोई, जिसने बहुत बुक्स पढ़ी है, बहुत अनुभव, जिसके पास पता नहीं कितने ब्रेन के मैप चेक कर चुका है वो, जिसके पास एक कलाकार का ब्रेन भी आता है, जब एक साइंटिस्ट का ब्रेन भी वो चेक करता है, बहुत सारी रिसर्च वो पढ़ता है ब्रेन के ऊपर, तब आप हैरान हो जाएंगे। उससे पूछो कि मुझे डॉक्टर साहब करना क्या चाहिए, तब वो आपको बताएगा जो आपके अष्टांग योग में लिखा है वो करना चाहिए। जब आपको अपने ऋषियों पर फक्र पैदा होगा कि जो दुनिया आज करके देख रही है, उनको रिसर्च में यूएसए की रिसर्च, जर्मनी की रिसर्च, फलाने की रिसर्च, अरे ये लिख के छोड़ गए हमारे बाप दादा, हमने उनकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझा। मैं दावे के साथ कहता हूं इस धरती लोक के ऊपर जितना ज्यादा बड़ा लिटरेचर हमारे ऋषियों ने लिख दिया, भूतो ना भविष्यति। कितने भी पैगंबर आ जाएं, कितने भी कुछ भी आ जाएं, मुकाबले की तो बात ही छोड़ो, मुकाबला तो बनता ही नहीं। जैसे पोएट हमारे देश में हो गए, जैसे रचनाकार हमारे देश में हो गए, जैसे महाविज्ञानी हमारे देश में हो गए, भूतो ना भविष्यति। हम बहुत शानदार ब्रेन लेके पैदा हुए हैं, हमारा डीएनए बहुत शानदार है, बस हम भूल गए, हम सो गए थोड़े समय के लिए, कुछ वर्षों से सोए पड़े हैं। कुछ भी रीजन हो सकता है। आप उठो, आप अपने संत महात्माओं की साधना की प्रैक्टिस के अनुभव पढ़ो, जब पता चलेगा आपको कि बिना कलम दवात लिए, बिना पढ़े लिखे भी एक आदमी क्या कर सकता है। अब कबीर से जैसा प्यारा
आपको पोएट मिलेगा क्या? एक ऐसा व्यक्ति जिसको पढ़ना ही नहीं आता, उसको अक्षर ज्ञान ही नहीं है, उसने कलम और दफ्तर को हाथ ही नहीं लगाया, तो ये आईक्यू लेवल था? क्या लेवल था? ये आईक्यू लेवल तो नहीं हो सकता है। आईक्यू लेवल तो उसका चेक होता है जिसके पास लॉजिकल थिंकिंग होती है, जिसको हम लेफ्ट ब्रेन कहते हैं ना। राइट क्रिएटिव है, लेफ्ट लॉजिकल है, रैशनल है। वो बिलीव ही नहीं करता किसी चीज पे, वो कहता प्रूव मी। पर कबीर का ब्रेन कैसा होगा, कभी इमेजिन करके देखो। उस आदमी की परिस्थिति कैसी परिस्थिति होगी, जिसको लोग तिरस्कार कर रहे हैं उसकी जाति के कारण, उसकी सिचुएशन के कारण। उसका अपने गुरु पे क्या यकीन है, और वो किसके खिलाफ है? बनारस में वो ब्राह्मणों के खिलाफ खड़ा हुआ है। लड़ नहीं रहा, बस सीधी सीधी बात कह रहा है, जो सच्चाई है वो बोल रहा है। वो सारा ब्राह्मण समाज टेंशन में, ये बंदे को कैसे रोको यार, इन्हें तो सारा पोल पाखंड सब उजागर कर दिया इस आदमी ने। पर उसका गुरु ब्राह्मण है। कबीर ब्राह्मण विरोधी नहीं है, कबीर तो अंधविश्वास विरोधी। और वो बातें कह रहे हैं जिन पर आज भी रिसर्च हो रही है, और लोग कह रहे हाँ सच ही कहा है, गलत नहीं कहा। इतने समय के बाद भी आज भी बात सच्ची। कैसी, कैसा ब्रेन रहा होगा? मेडिटेटिव ब्रेन रहा होगा वो। बिना मेडिटेशन के ये संभव ही नहीं। ध्यान से बड़ा विज्ञान नहीं। जिसको ध्यान आ गया उसकी इंट्यूशन डेवलप हो जाती है। हमारे ऋषि क्या करते थे, देखते ही लोग जाते थे, हमारे बड़े बड़े राजा महाराजा जाते थे, उनके चरणों में नमन करते थे, कहते थे हमारे संतान नहीं हो रही। वो ध्यान से खुलते और कहते जाओ फलाने समय में फलाने समय में ऐसे ऐसे आपकी संतान होगी। वो होती थी। कुंडली भी नहीं देखी उन्होंने तो, न्यूमरोलॉजी तो बिल्कुल भी नहीं देखी उन्होंने, नंबर्स तो बिल्कुल हिसाब नहीं लगाया कि व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। लगाया? नहीं लगाया। अच्छा, नाम भी नहीं मिलाया उन्होंने, नाम मोनिका है कि मोनू है कि सोनू है, इसमें इतने नंबर आ रहे उतने नंबर आ रहे, कुछ किया? नो, नथिंग। क्योंकि वो व्यक्ति जो प्रेडिक्शन कर रहा है वो खुद अनपढ़ है। वो ध्यान की ताकत से वो जो बोल रहा है वो होगा। तंत्र क्या है? तंत्र भी ध्यान की ताकत है। ध्यान की उच्च अवस्था में तंत्र जागृत होता है। तंत्र क्या है? जो तुम्हारे लेख में नहीं, जो तुम्हारे मेख में नहीं, यानी जो विधाता ने भी नहीं लिखा उसको पलट के रखना है, वो इसीलिए तंत्र का निर्माण हुआ है। गहन अवस्था में बैठ गया हुआ साधक, गहन साधना को अनुभव से गुजरा हुआ व्यक्ति ब्रह्मांड को जो बोल देता है, ब्रह्मांड को वो करके देना पड़ता है। ये ब्रह्मांड की मजबूरी है, ये यूनिवर्स की मजबूरी है। इसलिए जेब में दो पैसे भी ना हो और वो आदमी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां खड़ी कर सकता है। यही गुरु की ताकत है, यही विजडम की ताकत है। अगर हम कहें हमारी कुंडली में भगवान कहाँ है, कहाँ बैठते हैं भगवान? नवम भाव में बैठते हैं। और नवम भाव का एक ही कारक ग्रह है, वो है गुरु, दूसरा कोई नहीं है। किसी भाव में सूर्य मंगल है, किसी में सूर्य गुरु है, किसी में नवम भाव एक ऐसा भाव है जहां पर अकेले गुरु हैं। नवम पर सिर्फ गुरु का राज है। कहते हैं ना, भगवान से मिलना है तो पहले गुरु के रास्ते से होके गुजरना पड़ेगा। क्यों कहते हैं? वही है जो बताएंगे भगवान क्या है, वही बताएंगे तुम्हें इस जीवन में भगवान की वैल्यू क्या है, वह उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हम सभी लोग भाग्य ही तो जानना आज चाहते हैं। भाग्य क्या है? भाग्य बस यही है कि हमें, हमारे पास गुरु हो जो भगवान का रास्ता बता दे, यही भाग्य है। हम मुसीबतों को ही तो कम करना चाहते हैं। 99% एक ज्योतिषी के पास आने वाला क्लाइंट अपने जीवन की मुसीबतों से ही तो पीछे छुड़ाना चाह रहा है।
और उसके पास और वो क्यों आ रहा है? ऐसा तो है नहीं ज्योतिषी बड़े स्मार्ट होते हैं, वैसे इनकी तो शक्लें बड़ी बेढंगी सी होती हैं। तो मतलब वो आपकी शक्लें सूरत थोड़ी देर ना देखने आ रहे हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं कि हम अपनी समस्याओं से निजात पा सके। और अगर एक ज्योतिषी को निजात पाने का फार्मूला तो छोड़ो, उसको दाएं बाएं का भान भी हो तो बेड़ा पार लगा देगा। नहीं तो खुद फंसा हुआ है, खुद कीचड़ में फंसा हुआ है, तुम्हें चीख चीख के बुला रहा, आ जाओ भाई आ जाओ, मैं तुम्हें पार लगा दूंगा, मैं तुम्हें पार लगा दूं। खुद कीचड़ में फंसा हुआ, खुद तो निकल नहीं रहा, धक्कम पेली चल रही है। तो हमारे यहां पर जो कुंडली है सुमीर जी, वो अपने आप संपूर्ण है। अगर समस्याएं वहीं D1 चार्ट से आ रही हैं तो समस्याओं का निवारण भी D1 से आ रहा है। अगर हम इस पे बात कर लें, इसको समझ जाएं, तो हमें टोने टोटकों की जरूरत ही नहीं है। इसी में तंत्र समाया हुआ है, इसी में श्वासों का विज्ञान समाया हुआ है, इसी D1 चार्ट में मंत्र विज्ञान समाया हुआ है, इसी में ध्यान समाया हुआ है। सब चीज इसमें समाई हुई है D1 चार्ट में। जीवन का कोई ऐसा पक्ष मैं पिछले 25 वर्ष में ढूंढ नहीं पाया जिसको कि हमारे 12 भावों ने कवर नहीं किया, 9 ग्रहों ने कवर नहीं किया, 27 नक्षत्रों ने कवर नहीं किया। ऐसा जिंदगी का कोई पार्ट ही नहीं है जो इसको कवर नहीं किया हो। इसलिए मैं कहता हूं ये एक ऐसी साइंस है भाई, समझ में ही नहीं आ रही यार, इसका कोई एंडलेस टॉपिक है, एंडलेस, एंडलेस टॉपिक है, कहीं से निकाल लो। इसलिए मैं क्यों कहता हूं, अरे भाई पहले पूछ लो तुम क्या दिखाना चाहते हो। पर कोई लोग नहीं जी आप ही बताओ, मैं समझ गया बकरा फंस गया, ये अपना टाइम वेस्ट करने आया है, मुझे तो मेरे टाइम का पैसा मिलेगा पर इसको कुछ नहीं मिलेगा। अरे मेरे तो दिमाग में जो देखूंगा वहां से, मेरे लिए तो काम आसान कर दिया तूने। एक ग्रह देख लूंगा, मेरे तो बोलने की आदत है, बोल के निकल लूंगा। तुझे क्या चाहिए? लोगों को ये भी नहीं पता कि मैं इस शख्स से मिलने जा रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए, उन्हें पता ही नहीं है उन्हें क्या चाहिए। क्यों आए हो ज्योतिषी के पास? 4 बार खुद तो सोचो, बहुत डेप्थ में जाके सोचो तुम्हें चाहिए क्या, या आज तक तुमने डिसाइड करा कि तुम जीवन में क्यों क्यों ज्योतिषी के पास जाना है, क्या उद्देश्य क्या है। और ये बात तो जब समझ में आएगी जब तुम्हें खुद के जीवन का उद्देश्य पता चले। मुझे क्यों ज्योतिष सीखना है, वाई, इस पर फोकस करो। हाउ तो बहुत छोटा है, 10% इज हाउ, 90% इज वाई। अगर विद्यार्थी 90% से क्लियर कर ले कि मुझे ज्योतिषी क्यों बनना, बन गया बस 90%। हम 90% हाउ पर जोर लगा रहे, 10% वाई। वाई में क्या निकल गया? अच्छा हम खुद फंसे हुए हैं, ज्योतिषी बड़े महंगे हैं, कौन पैसा दे, हम खुद ही देख लेंगे ना, खुद ही कुंडली देख लेंगे। अरे ये वायु ये वायु ही तुम्हारी कमजोर वाही है। इसलिए 3 प्रकार के स्टूडेंट मिल जाते हैं हमें। एक होते टूरिस्ट, टूरिस्ट वीजा पे आए हुए होते हैं क्लास के अंदर, वो एज ए टूरिस्ट आए हैं, उनको पता चला अरे यार किसी ने कहा वो तो 20 लाख रुपए महीना कमा रहा है, किसी ने कहा 1 करोड़ कमा रहा है, किसी ने कहा 10 लाख कमा रहा है, किसी अच्छा मैं तो 1 लाख ही कमा रहा हूँ, अपन भी ज्योतिषी बन जाते हैं। तो ऐसा करो क्लास अटेंड कर लो। वो टूरिस्ट वीजा पर होते हैं, थोड़े दिनों बाद समझ जाते हैं कि ये चीज तुम्हें समझ में आने वाली नहीं है। यहाँ तो 5 साल की बात हो रही है, 3 साल की बात हो रही है, 10 साल की बात हो रही है, वो भाग लेते हैं। एक ज्योतिषी आते हैं, भाई साहब कुछ भी हो मैं तो घुस गया, निकलूंगा नहीं, चाहे समझ में आए चाहे ना आए। अपना तो टारगेट है 1 साल के बाद बोर्ड लगा देंगे हम ज्योतिषी बन गए, भाड़ में जाओ, चाहे हमें आए ना आए, पैसे कमाना है बस। दूसरे प्रकार के ज्योतिषी होते हैं, वो बहुत आयत में होते हैं, बहुत आयत में होते हैं, वो 1.5 साल तक पेशेंस होता है उनमें टिकने का। एक होते हैं
बहुत गहरे पानी में बैठ करके साधना करने वाले ज्योतिषी। वो ना अपने गुरु को भूलते हैं, ना अपने गुरु के सम्मान को भूलते हैं, ना गुरु को छोड़ते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी तो हमें फोन करते हैं, सर हम आपसे कभी पढ़े थे 7 साल पहले। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा वो, अच्छा तुम कौन से बैच में थे? हमें याद नहीं। तो सोचो, जिसको गुरु याद नहीं रख रहा यार, वो ज्योतिषी कैसे बन जाएगा? हम बार बार कहते हैं कि भाई कैमरा खुल के रखो, गुरु की आंखों में रहो। वो कहते कैमरा बंद करके रखेंगे, गुरु की आंखों में ही नहीं आना चाहते। तो क्या कहोगे हम? टूरिस्ट वीजा पे ही होंगे, जो आएंगे चले जाएंगे। हाँ, मार्केट में वो ये जरूर कहते रहेंगे कि साहब देखो, हमने भी ज्योतिष तो हमने भी सीखा है, मांगलिक दोष तो हम भी पकड़ लेते हैं, काल सर्प योग तो हम भी बता देते हैं, श्राप तो हम भी बता देंगे। बस वो बता ही देंगे, समझेंगे कुछ नहीं, समझाएंगे कुछ नहीं। इसलिए ये बड़े धैर्य का विज्ञान है। कभी भी हम प्राणायाम को, ध्यान को, मंत्र पाठ को ज्योतिष से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। और ये बात तो ज्योतिष में लिखी है, ये कोई मेरा आविष्कार थोड़ी है कि मैं कह रहा हूं चौथे भाव में प्राणायाम। मेरा आविष्कार थोड़ी है, तो लिखा हुआ है ऑलरेडी। मैं तो लिखे हुए को बोल रहा हूं। हाँ, बस जैसे मैंने समझा वैसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मेरे गुरु ने हिंट दिया, मैं उस हिंट को एलोब्रेट करके आपको बता रहा हूं। जो मैंने अनुभव किया वो मैं आपको सिखा रहा हूं, वो मैं आपको बता रहा हूं। हर साल हम ढूंढते हैं कुछ हीरे टाइप के लड़के बच्चे मिल जाएं हमें, अच्छे जिनमें धैर्य हो, जो मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहते, जिनको मैं ना छोड़ के जाना चाहूं। मिलते ही नहीं। स्टूडेंट बहुत है मेरे पास। आप हैरान होंगे, 11,000 लोग एस्ट्रो पाठशाला से ज्योतिष सीख रहे हैं इस समय। कैन यू इमेजिन? ये आज एस्ट्रो पाठशाला की पावर है। 11,000 लोग एट ए मोमेंट सीख रहा है। रोज डेली 10,000 बंदा मुझे सुनता है। और मैं फेमस नहीं हूं। ये बड़ी ब्यूटी है, क्योंकि मैं फेमस नहीं होना चाहता। हमारे जो बंदे हैं, जो हमें सुनने वाले हैं, वो तो बड़े छिपे हुए हैं। वो तो छिपे ही रहो। क्योंकि अगर हम भी जाएंगे तो वे वही सच सच बोलेंगे, किसी पॉडकास्ट पे बुला लिया तो कईयों की दुकानें बंद होंगी, कोई मुझे लतियाएगा, कोई गरियाएगा, क्या बोल गया ये आदमी। मुझे भी बोलना पड़ेगा, 500 करोड़ का आदमी बना दूंगा मेरे पास आओगे तो। मेरी तो रेमेडीज 100% श्योर शॉट है। कैसे हो जाएंगी भाई? लेने वाला कैसा है, जब ही तो मैं कुछ कर पाऊंगा। एक अच्छे वैद्य का कोई मतलब नहीं अगर आप अच्छी तरीके से उसकी बात को फॉलो ही ना करो, उसकी को लेके ही ना चलो। वैद्य कितना भी दुनिया का महान वैद्य क्यों ना आ जाए आपके सामने, क्या कर लेगा? कुछ नहीं करेगा। हम तो कार्मिक साइंस के अंदर है साहब। हम उसी का बदल सकते हैं जो बदलना चाहता है। हम उसी के जीवन में परिवर्तन पैदा कर सकते हैं जो परिवर्तन चाहता है। जो नहीं चाहता उसका तो हम बालों को बाएं बाल भी नहीं कर सकते। तो बात ही अलग है। सभी लोग तो, हमारे रिश्तेदार भी हमारी नहीं सुनते। परिवार वाले सुनते हैं, डॉक्टरों की तो सुनते होंगे, कोई नहीं सुनता। आजकल तो मेरे पास डॉक्टर्स बहुत आ रहे हैं। उनके दर्द को समझो, उनके दुख को समझो, उनके पास नहीं आते। वो कहते हैं कोई ढंग का डॉक्टर है। तो और हम कह रहे हैं हम देश बदल देंगे। कैसे बदल देंगे भाई? हमें ना ज्यादा बहुत ज्यादा क्लाइंट चाहिए, हमें ना बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स चाहिए। हमें चिंता है कि आने वाले समय में जो हमारे बाद इस चीज को, इस विज्ञान को संभालेंगे,
वो क्या करेंगे? क्योंकि निशान तो हमारे होंगे, साइन तो हमारे होंगे। बेशक वो हमारा नाम लो या ना लो, बेशक वो कह दे हम तो स्वयंभू ज्योतिषाचार्य हैं, हम नहीं जानते सुनील वशिष्ठ को। हाँ, पर अग्नि लगाने वाला तो सुनील वशिष्ठ ही है ना, जो खोपड़ी हिला रहा है। बेशक नाम ना लो, पर इल्जाम तो हम पर जाएगा कि वो बर्बाद करेंगे समाज को, या लोग उनसे कहेंगे कहां से सीख के आए हो भाई? या ऐसे भी कोई होता है क्या ज्योतिष में, जो बोल्डली फेस कर सकते हो, जो समझ सकते हो और समझाने में सक्षम हो, सामर्थ्यवान हो। और ये सब चीजें जब ही बनेंगी जब आप खुद अनुभव में गुजरोगे। मुद्दा लाल किताब का नहीं, मुद्दा वैदिक ज्योतिष का नहीं, को सब रेमेडीज काम करती हैं। ज्योतिषी को अनुभव करके देखना चाहिए, बहुत क्लोजली अनुभव करना चाहिए, उसके अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है। जब उसका मंगल खराब होता है, या मंगल नहीं भी खराब होता, अगर वो हनुमान जी के मंदिर में जाके 7 पाठ हनुमान चालीसा करता है, व्हाट हैपन, क्या घटना घटती है? प्लेसिबो इफेक्ट होता है तो कितना होता है। अगर वो अपने ऊपर से नारियल 7 बार वार के जल प्रवाह करता है तो व्हाट हैपन। सारे उपाय नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, अपने क्लोज आदमी रखो, मित्र रखो, उनसे करवा करके देखो उनके मन स्तर पर क्या असर करता है, उसको बड़े प्यार से जज करो, लिखो, रिटर्न करो। 1 रुपए का दिमाग लगेगा ज्योतिष सीखने में, और ₹1.25 का दिमाग लगेगा, ध्यान रखना, उपाय सीखने में। उपाय सीखना ज्यादा टफ है कंपैरेटिवली ज्योतिष सीखने के। ज्योतिष के क्षेत्र तो आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे पकड़ में, जो लग गया वो पार है। ये तो इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो एक बार घुस गया डिग्री होके लेगी, इंजीनियर बना के उसको ठप्पा दे के दे ही देंगे। तो हमें देखना है कि इंजीनियर बनना कैसा है। ये तो हमारी खुद की यात्रा है, एक ज्योतिषी की यात्रा है, कि उससे डिसाइड करना है कि वो इस संसार में, वो इस समाज में क्या पैदा करना चाहता है, क्या देना क्या चाहता है। इस बात पे अगर वो विचार करे कि भाई मैं ज्योतिष में क्यों हूं, मैं समाज को किस क्या देने के लिए ज्योतिष में आया हूं, और जो शुरुआत में उसको फेस करना पड़ेगा वो फेस करे, दृढ़ता से फेस करे। क्योंकि जब आप कहोगे कि यार प्राणायाम की मैं रेमेडी बताता हूं, तो कोई नहीं आएगा आपके पास, क्यों कंसल्टेशन लेगा? वो कहेगा मैं बाबा रामदेव को देखूंगा ना, मैं न्यूज चैनल के ऊपर वो आते रोज सुबह सुबह, मैं ध्यान सिखाऊंगा, मैं ध्यान बताऊंगा। नहीं आएंगे भाई। आप कहोगे मैं तुम्हारे ऊपर से मुर्गा 7 बार वार के कैसे उसको उड़ाना है ये बताऊंगा, मुर्गा वार दूंगा, बकरा वार दूंगा, लाइन लग जाएगी, अजीबो गरीब। तो वो तो सब हमें फेस करना पड़ेगा। चलिए कुलकर्णी जी का लेते हैं क्वेश्चन। नमस्ते नमस्ते गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी, ये ऋण के बारे में पूछना था। हर एक जातक में के इसमें कुछ ना कुछ ऋण रहता ही है। अभी जो ये कुंभ मेला आ रहा है, कुंभ मेला में स्नान करने से कोई ना कोई ऋण कम हो जाएगा या सलूशन मिल जाएगा? कुंभ बेसिकली किस लिए था? 2 प्रकार से। एक तो ये एक ज्योतिषीय घटना है, गुरु के गोचर पर आधारित है। दूसरा, सामाजिक कारण क्या था? हमारे सनातन में भोजन और भजन ये छुप के करने चाहिए। भोजन और भजन, तो हमारे जितने भी साधु संत, उच्च कोटि के साधक, ये छुपते थे। इन्हें प्रसिद्धि से बड़ा डर लगता था। तो ये सब
कोई पहाड़ों में, कोई जंगलों में, कोई कुटिया में, अलग अलग, बिना किसी बात का प्रदर्शन किए अपने साधना में रत रहते थे। तो इन्होंने दिन निश्चित किया कि गुरु का गोचर जब फलाना राशि में होगा तो हम वहां पर सारे संत महात्मा इकट्ठे होंगे। जितने भी प्रकार के संत महात्मा, पाठ पूजा करने वाले योगी, वो सब इकट्ठे होंगे और एक साथ गंगा स्नान करेंगे और वहां पर एक दूसरे का ज्ञान लेंगे, एक दूसरे से ज्ञान चर्चा होगी। कुंभ का वास्तविक मतलब था, ये वो समय था जब उच्च कोटि के संत, इतने सारे संत एक साथ आते थे और आम जनता उनके दर्शन करने के लिए तथा ज्ञान के पिपासु लोग उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुंभ का स्नान करते थे, कुंभ मेले में जाते थे। पर कालांतर के अंदर, कलयुग के अंदर समय बदला। मदारी मदारी टाइप के लोग, तथाकथित गुरु, जिनका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, और वो चीज शरीर के विज्ञापन में कन्वर्ट हो गई। ऐसे लोग उच्च कोटि के संत कहलाने लगे, जिनका एकमात्र उद्देश्य प्रसिद्धि प्राप्त था, और प्रसिद्धि नहीं मिल रही तो उन्होंने शरीर का विज्ञापन करना शुरू कर दिया। कलुषित मनो दशा से पीड़ित लोग लगाने लग गए। जब इतने संत महात्मा एक साथ होते थे तो कहते थे देवता धरती पर उतर करके आते हैं, क्योंकि योगी और संत देवताओं से भी ऊपर की कैटेगरी है हमारे सनातन धर्म में। कैन यू इमेजिन? देवताओं से ऊपर की कैटेगरी है। योगियों को नमन करने के लिए देवता उतरते हैं। ये था कुंभ का महत्व। और ऊपर से पाप नाशिनी गंगा में स्नान, और ब्रह्मांड के अंदर जो ग्रह गोचर, ये सारी चीजों का जो सम्मिलित स्वरूप था वो कुंभ था। सारा समाज एक साथ लाभान्वित हो सके, ये था कुंभ का उद्देश्य। और आज भी उद्देश्य यही है। मैं तो ऐसी उम्मीद करता हूं आज भी उच्च कोटि के संत, उच्च कोटि के साधु, उच्च कोटि के योगी इस कुंभ में आएंगे और आम जनता को लाभान्वित करेंगे। ऐसा मैं सोचता हूं, मैं आज भी पॉजिटिव हूं। और कुंभ में एक और परंपरा थी, गुरु दीक्षा इस समय सबसे ज्यादा दी जाती है। तो लोग गुरु को ढूंढने भी आते थे। तो पहले नियम था कि सबके अपने अपने खेमे बने होते थे गुरुओं के, तो जाके रोज जा करके उनका ज्ञान सुनते थे। और जो गुरु ने समझ में आ जाता था, जो समझ में उनको मजा आ जाता था जहां पर, वहां पर वो उनसे गुरु दीक्षा प्राप्त करते थे। तो गुरु शिष्य का मिलन का स्थान भी कुंभ है। तो बात अलग है कि बॉलीवुड फिल्मों ने भाई भाई के बिछुड़ने का स्थान कुंभ बना दिया, जबकि वो गुरु शिष्य के मिलन का स्थान था। तो जहां पर राजा लोग भी आने के लिए तरसते थे। तो कुंभ एक महान घटना है, एक महान समय है। कुंभ का स्नान, पुराणों में तो इसके बारे में बड़ा अच्छा अच्छा लिखा ही है, नो डाउट। महात्म में कुंभ के स्नान का तो बहुत ज्यादा ही है। और देखो आप लोग जाते हैं और वहां से क्या प्राप्त करके लाते हैं, वो बड़ी चीज है। प्राप्ति का स्थान है कुंभ एक तरह से कहे तो। ठीक है कुलकर्णी साहब, आप भी होके आओ, पर भीड़ से थोड़ा बचना। मुझे तो भीड़ से थोड़ा सा दिक्कत यस है। सर।
मुझे तो भीड़ बहुत ज्यादा अच्छी लगती नहीं है। ठीक है, जा चलिए। रहे गुरु जी। हाँ, बहुत बढ़िया, बस स्नान कीजिएगा, अच्छे लोगों का दर्शन कीजिएगा, ज्ञानी लोगों को नमन कीजिएगा, सिद्ध पुरुषों का दर्शन हो आप लोगों को, ऐसी मनोकामना के साथ जाइए। चलिए, और कौन रह गया? सुधीर सुदर्शन कुमार। हाँ गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी आपसे जुड़ने का भी कुछ समय से मौका मिला है। तो जी। गुरु जी आपकी वीडियो मैं लेक्चर सुनता हूँ एस्ट्रो पाठशाला की। तो गुरु जी एक मन में दुविधा थी गुरु जी, कहीं पे शाबर मंत्रों का जिक्र आता है, तो जी। क्या ये शाबर मंत्र ही करने चाहिए, और क्या ज्योतिष से वाकई आदमी का भविष्य या उसके हम दुख कम कर सकते हैं? अभी तो यही समझाया, दुख कम करने के विषय में तो मैंने बता ही दिया आज। ये गुरु जी मैं थोड़ा विज्ञान है, लेट ज्वाइन। दुखों को कम करने का विज्ञान ही है ये, नो डाउट। बट जो साबर मंत्र की बात है, साबर मंत्र का मतलब है एक आम आदमी के लिए दिया गया मंत्र, जो उसी की भाषा में है और वहां की स्थानीय बोली में है। नाथ संप्रदाय से निकला हुआ है साबर मंत्र। इसके जनक भी भगवान शिव ही हैं। गुरु मछिंद्र नाथ ने सबसे ज्यादा साबर मंत्रों का उपयोग किया। गुरु गोरक्षनाथ ने उनको बड़ा फेमस किया, और 9 नाथ हुए हैं नाथ संप्रदाय में। और उनके पास जो लोग आते थे, वो गांव के लोग आते थे, तो अक्सर भोजपुरी में मिलते थे, भोजपुरी भाषा में मिलते थे। उनके सिंपल से सिंपल मंत्र, जिसका कोई अर्थ भी ना निकले, पर वो कारगर बहुत होते थे। तो साबर मंत्र बहुत प्यारे मंत्र हैं। अगर साबर मंत्र का प्रयोग करना आ जाए तो बहुत ही उत्तम है। और साबर हर एक का मंत्र है। 9 ग्रहों के साबर मंत्र है, हर देवी देवता का साबर मंत्र होता है, पितरों का साबर मंत्र होता है, 10 महाविद्याओं के भी साबर मंत्र है। हर चीज का, जितने आपने वैदिक मंत्र हैं, जितनी भी चीजों के, उससे भी ज्यादा साबर मंत्र है। खेती में बीज बोना है तो साबर मंत्र पढ़ के कर दो, भोजन करना है तो साबर मंत्र पढ़ के कर दो, टोना टोटका हो गया है तो साबर मंत्र पढ़ के कर दो, किया कराया है उसको हटाना है तो साबर मंत्र पढ़ दो, कोई झाड़ा करना है तो साबर मंत्र फूक दो, किसी को बीमार आदमी है और उसको ठीक करना है तो साबर मंत्र है। हर चीज का साबर मंत्र है। तो साबर मंत्र से रिलेटेड क्या चीज पूछना गुरु चाहते जी थे? गुरु जी ये किसी गुरु के सानिध्य में करने चाहिए या वैसे ही कर हाँ, सकते? गुरु भी ऐसा होना चाहिए जिसको साबर मंत्रों का अनुभव हो, जिसने साबर मंत्रों की साधना की हो, 4-5 साल लगाए हो उन साबर मंत्रों को करते हुए, उन्हें पता हो कि साबर मंत्र में गूगल का उपयोग होगा, किसके अंदर लोबान का उपयोग होगा, और वो कैसे असर दिखाते हैं, बड़े इफेक्टिव होते हैं। करके देखिएगा। गुरु की तो महान आवश्यकता है, नहीं तो केवल शब्द ज्ञान रह जाएगा, है ना। शब्द तो फिर शब्द ही है। राम एक नाम भी है और राम एक औषधि भी है। तो गुरु जी वो गुरु कैसे ढूंढे? कैसे ढूंढे? ये तो भगवान से जी। पूछो। है? ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए जागना पड़ेगा, सोए नहीं हुए से गुरु जी, निकलना पड़ेगा। क्या आपको धारण कर सकते हैं या? ये तो आपने सोचना, मैं थोड़ी सोचूंगा। मैं तो सिलेक्ट करूंगा जब मुझे लगेगा कि हाँ, व्यक्ति शिष्य बनने लायक है, तो मैं तो सिलेक्ट करूंगा भाई। सोचना ना सोचना तुम्हारे हाथ में है। और वैसे मैं कोई शिष्यों की फौज खड़े करने के मूड में हूं नहीं, ना आध्यात्मिक रूप से, ना ही मैं ज्योतिष के रूप से, है। नहीं तो अब तक तो पता नहीं कितने बड़े फौज हो जाती। ऋचा जी का भी प्रश्न है। हाँ ऋचा जी, बताइए। प्रणाम गुरु जी।
प्रणाम। मैं एक बात पूछना चाह रही थी कि जैसे संतान प्राप्ति के लिए लोग पूजा करते हैं, तो जैसे जननी, जो माता रानी हमारी जननी है, तो माँ का अगर पूजा करेंगे तो कौन सा, मतलब कुछ कवच या कुछ ऐसी चीज क्या आप रिकमेंड करते हैं कुछ पूजा के लिए? अगर गर्भ में दिक्कत है, गर्भ हम्म। क्षेत्र में दिक्कत है महिला की चार्ट में, तो उसे देवी की पूजा करनी चाहिए। अच्छा। माँ के पास ही ताकत है गर्भ को डेवलप करने की। और अगर पुरुष में दिक्कत है तो देवता की साधना करनी चाहिए। हम्म। सिंपल है ये। हाँ, कवच अलग चीज है, स्रोत अलग चीज है, मंत्र अलग चीज है। हम्म। वो तो देखना पड़ेगा कि क्या है अच्छा क्या अच्छा। नहीं। ठीक है। और कौन है? हास्य योग परिवार, ये नाम नहीं लिखा है। जी जी, वो रिन्यू नहीं हो पाया मेरा जूम लाइसेंस, इसी नाम से है। मैं राजेश अग्रवाल हूँ, मथुरा से। अच्छा, अरे वाह। हाँ, क्योंकि मैं योग परिवार चलाता हूँ, इसलिए मेरा नाम उसी नाम से आता है, हास्य योग परिवार के नाम से। बहुत बढ़िया। मथुरा की तो जमीन ही ऐसी है, जहां पर, जहां पे धर्म जो है वहीं पर आके तो हंसता है, वहीं पे तो मुस्कुराता है। पूरी धरती आई का एक ऑलवेज ही स्माइल। कोना है जहां जी पर जी जी। धर्म हंसता हुआ है, मुस्कुराता हुआ है, खिलखिलाता हुआ है, जहाँ आनंद बरसता है, हाँ, भगवान। जहाँ राधे भगवान। राधे है, जहाँ डांस है। प्रेम की धरती है साहब। बताओ, आदेश करो। जी, मैंने आपका एक कोर्स परचेज किया हुआ है, बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स। अच्छा तो जी। मेरी बहुत इच्छा थी, किसी ने रिकमेंड किया तो मैंने परचेज किया। उसमें से मैंने कुछ पार्ट मेरे पूरे हो गए, कुछ रह गए हैं। हाँ, तो बताइए। मुझे बहुत आनंद तो आ ही रहा है उसमें। मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ साथ, मेरा एक ये था, वो जो रिकॉर्डिंग डाली हुई है ना, वो कोविड के टाइम की है, काफी पुरानी हाँ, बिल्कुल। है, क्योंकि हम उसको 2-3 बार कर लेंगे ना, एडवांस कोर्स या कोई कर पाएंगे। तो हम्म। अगर कोई दूसरी रिकॉर्डिंग मिल जाती तो आपकी बड़ी कृपा होती। दरअसल वो कोरोना काल में ही पढ़ाया गया था। एक्चुअली में क्या हुआ, क्या नाम हम्म। क्या बताया, राजेश जी अग्रवाल साहब, ऐसा है कि वो, राजेश अग्रवाल। राजेश अग्रवाल। हाँ, वो हम्म। खाली टाइम पास करने के लिए उस समय बेसिक पढ़ाया गया, क्योंकि शुरुआत करनी थी तो बाहर के लोग पहली बार आने थे। तो हमने जी कहा जी भाई हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इनको वैदिक ज्योतिष आता है कि नहीं आता है। तो जी। बेसिक से शुरू करा हमने। हाँ। हाँ, तो अब ये भाई 4 साल हो गए हैं उस कोर्स को, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। और वो मैं हम्म। पहले भी नहीं पढ़ाता था बेसिक कोर्स, और वो फिर जी बाद में भी नहीं पढ़ाने का मौका मिला। अब मन जी कर रहा है मेरा, कभी कभी मन मूड स्विंग्स होते रहते हैं मेरे भी। तो मुझे जी लग जी रहा है कि मुझे बेसिक पढ़ाना चाहिए। जी जी जी। तो मैं बेसिक पढ़ाऊंगा, तो राशियों से पढ़ाऊंगा कभी। हाँ हाँ, कोई नहीं, वो तो मैं ग्रुप हाँ, में हूँ, तो अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो हम ज्वाइन कर लेंगे उसको। और जरूर बाद में जरूर। फिर एडवांस कोर्स करेंगे आपके साथ। और आज आपने जरूर। प्राणायाम पे बहुत अच्छा बताया, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि मेरे बहुत प्रिय है वो विषय। मैं स्वामी रामदेव जी का डायरेक्ट डिसाइपल भी हूँ, यहाँ का आगरा मंडल का पूरा प्रभारी भी हूँ योग का। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो मेरे लायक कभी कोई सेवा हो ऑनलाइन प्राणायाम, कभी किसी को सीखना हो, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। जी जरूर जरूर, सभी ठीक है। लोग राजेश अग्रवाल जी को सुने। अगर प्राणायाम सीखना हो तो जरूर उनसे सीखे। जी जी जी, मैं हाँ, रोजाना ऑनलाइन क्लास चलाता भी। धन्यवाद गुरु निखिल जी। काले जी। अ, प्रणाम गुरुजी। मेरा एक प्रणाम। छोटा सा सवाल था, जी। जस्ट एक रिकन्फर्मेशन। जैसे आपने कहा पहला और चौथा भाव खुद से कनेक्टेड है, इंटर कनेक्टेड है। तो अगर पहले भाव का स्वामी सेकंड में हो और चौथा भाव धनु लग्न में अभी गुरु हो, तो एक ही अगर दोनों भी का लॉर्ड है, तो कैसे क्या होता है, कैसे असर होता है? इसके लिए तो अ, सीखो अभी निखिल जी। अभी रुक अच्छा जाओ। अभी तो सीखना पड़ेगा तुम्हें। एडवांस क्वेश्चन पे डाल दिया है। अच्छा चलिए, अच्छा। धन्यवाद आप लोगों का। है ना, अभी तो भाव सीखो। अभी आप भाव आप सीखो, बड़ा डिटेल में सीखो। ये जो है ना कि फलाना लॉर्ड फलानी जगह बैठा है, तो इससे पता चलता है कि हमारा बेस अभी क्लियर नहीं हुआ। है ना, अभी प्रताप जी की क्लास में आपने ज्वाइन किया कि नहीं किया? नहीं किया गुरुजी। देखो, प्रताप जी की क्लासेस जो है ना, जो उनको भी ये थोड़ा सा मिसिंग आउट होता है ना, ऐसी चीजें कि लगन का लॉर्ड कहाँ बैठ गया, या पंचम का लॉर्ड वहां बैठ गया, या नवम का लॉर्ड। तो प्रताप जी बहुत डिटेल से उनको समझा रहे हैं। अभी आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन इनका कोर्स शुरू हुआ है, 3 क्लास पहले फ्री हैं। ये प्रताप जी की महानता है जो इस तरह का वो कर रहे हैं। ज्यादा नहीं भाई, फ्री वाली क्लास ही ले लो। है, बाकी तो वही करेंगे गुरुजी। जिनकी किस्मत होगी वो आगे भी पूरा पढ़ेंगे।
है ना, बाकी नहीं, तो आप हम छोड़ सूत्र जब दिया। बताते हैं तो काफी प्रश्न आ जाते हैं, आपके सूत्र काफी हाँ, अच्छे होते नहीं प्रताप जी, अरे प्रताप जी भी हमारे स्टूडेंट है भाई। प्रताप जी कोई अलग से नहीं सीख के आए, चिंता ना करो, है ना। तो आपको वही सूत्र मिलेंगे, जो मेरे सूत्र हैं वही प्रताप जी सिखा रहे हैं। पर क्या है कि बड़ी शांति पूर्वक उसको बड़ा एक्सप्लेन करते हैं। आपका जो भी डाउट होगा वो उस समय बताया जाएगा आपको। तो जो जिनको लगता है कि बेसिक एस्ट्रोलॉजी में कहीं मेरा गैप है, उस गैप को घर भरने के लिए प्रतापशील जी के कोर्स को, आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन को आप तुरंत ज्वाइन करें। आप लोग, बहुत कम फीस रखी गई है। मतलब समझ लो 2 आदमी मिलके पिज्जा बर्गर खा जाओगे ना भाई, इससे भाई इतनी फीस है, और इससे ज्यादा क्या कहे। अब इतने, और बेचारे मैं प्रताप जी से के ऊपर कितना दबाव दे सकता हूँ बताओ। इससे ज्यादा तो मैं दबाव ही नहीं दे सकता। ठीक है, तो आप आए और उसको ज्वाइन करें, सिंपल सी बात है। आपको फिर बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा ये सब चीज। ठीक है, जिन्होंने नहीं ज्वाइन करा वो प्रताप जी का जरूर कोर्स ज्वाइन कर लो। और जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, एक लिंक दिया हुआ है हर जगह, उस लिंक के माध्यम से उस व्हाट्सएप गुरु ग्रुप में जी ज्वाइन हो हमारे जाओ। ऊपर भी कोई पूछने कृपा की जरूरत दृष्टि नहीं, करो। हर जगह वो आया हुआ है। और किसी के पास नहीं भी आया, वो हमारे यहाँ कॉल करो और उसमें ज्वाइन करो, सिंपल। ठीक है, धन्यवाद। प्रणाम गुरु। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम राम गुरु जी, गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम।